बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात है और रात के 12:15 बजे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पेशावर में एक बहुत ही अहम इजलास चल रहा है। स्पीकर हाउस में तमाम MPs जमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त वो गौर कर रहे हैं कि रात 2 बजे असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। ये फैसला हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन इस पर इस वक्त गौर जारी है और गौर किया जा रहा है कि अभी कुछ देर में एक असम्बली का इजलास बुलाकर नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया जाए। अब इसमें जो आईनी तकाजे हैं उस पर गौर किया जा रहा है कि ये कैसे अमल में लाया जाएगा। 2-3 रास्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, स्पीकर साहब के पास, या जो KP हुकूमत है उसके पास, या KP के MPs के पास, कि वो किस तरह से नए वज़ीर आला का इंतखाब कर सकते हैं। एक तो तरीका ज़ाहिर है साफ ये था कि गवर्नर वज़ीर आला का इस्तीफ़ा कबूल करते और इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद नया इजलास बुलाकर असम्बली का जो इजलास है उसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में ले आया जाता। लेकिन चूंकि अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है, तो ऐसे में नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पर उस पर आइनी कदगन यह आएगी कि गवर्नर ने इस्तीफ़ा तो मंजूर किया ही नहीं। हालांकि आइन बड़ा वाज़ेह है इसमें कि जब वज़ीर आला इस्तीफ़ा पेश कर देंगे तो वो इस्तीफ़ा हो जाएगा और वो गवर्नर के लिए मंजूर करना या ना करना उनके इख्तियार में नहीं है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली मंजूर होगा या वो उसको मंजूर करेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे तो इस्तीफा मिला ही नहीं है, गवर्नर साहब ने ये कहा, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मिला ही नहीं है, तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता वो है जिस पर इस वक्त गौर जारी है। दूसरा रास्ता यह है कि फिर अपने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उनको के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर वोटिंग करा के उनको हटा दिया जाए और नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाए। ऐसे में इस्तीफ़ा पेश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तहरीक अदम एतमाद आएगी और तहरीक अदम एतमाद लाकर उसके ऊपर जो है वो वोटिंग हो जाएगी। अब इसमें एक और जो नुक्ता है, तकनीकी नुक्ता, वो ये है कि क्या स्पीकर साहब इजलास बुला सकते हैं या गवर्नर की मंजूरी से इजलास बुलाना होता है। तो इसमें कानूनी राय यह है कि चूँकि ये कोई नया इजलास नहीं बुलाना है, इजलास अभी इन सेशन है और 20 तारीख के लिए मुलतवी हुआ है। अगर इजलास इस वक्त ख़त्म हो चुका होता और नया इजलास बुलाना होता तो गवर्नर साहब की ज़रूरत पड़ती, लेकिन चूंकि इजलास अभी चल रहा है, इजलास ख़त्म नहीं हुआ है, तो सिर्फ उसकी तारीखों का रद्द-बदल करना है, तारीख को आगे पीछे करना है और इस सिलसिले में ये इजलास बुलाया जा सकता है। इसी पर गौस हो रहा है इस वक्त और फैसला किया जा रहा है कि क्यों ना आज रात ये काम कर गुजरा जाए। ये इतनी अर्जेंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों करना चाहती है? देखिए, आज DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बड़ी वाज़ेह थी और उसमें उन्होंने बड़े बाशगाफ अल्फाज में जो बातें की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि स्टेटस को नहीं चलेगा, जो उनकी बातें हेडलाइंस का हिस्सा बनी, जिन बातों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, एक तो उसमें यह थी कि स्टेटस को नहीं चलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो, वो सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं जो ऑपरेशन के हक में ना हो, यानी जो ऑपरेशन के खिलाफ हो। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि वो ऑपरेशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि और इसमें भी एक वजाहत में सुन रहा था PTI के एक लीडर की, उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें, लेकिन जिस अंदाज में ऑपरेशन हुए हैं जिसमें कोलैटरल डैमेज भी हुआ है, हम उसके खिलाफ है। बहरहाल मजमूई तासुर जो तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि ऑपरेशन रुकवाया जाए और इस अंदाज में ऑपरेशन रुकवाया जाए जिसमें कोलैटरल डैमेज हो, तो PTI जो है वो के हवाले से आज DGI-SPR ने कहा कि हमें वो सूबाई हुकूमत ही कबूल नहीं कि जो इसके ऑपरेशन के साथ खड़ी हुई ना हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि फ़र्द वाहिद की सियासत के लिए रियासत को कुर्बान नहीं किया जा सकता। फिर गवर्नर्स पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए थे, अगरचे इस पर काउंटर क्वेश्चंस भी हुए जिसके जवाब में आपके साथ जिस पर मैं एक पिछले व्लॉग में तफसील से बात कर चुका हूँ। लेकिन चूंकि अपनी इंटेंशन DGI-SPR ने वाजे कर दी, इदारे की इंटेंशन भी वाजे कर दी और हुकूमत की इंटेंशन तो कल अता तारड़ साहब ने ही वाजे कर दी थी और बता दिया था कि कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम बहुत मोस्ट लाइकली है कि हम अपना उम्मीदवार ले आएँ, यानी वो इस बात पर गौर कर रहे हैं और उसका जवाब पहले ही फराहम कर दिया गया है। इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपनी हुकूमत बना लें, लेकिन अपनी हुकूमत बनाने के लिए उनके पास नंबर पूरा नहीं है। नंबर चाहिए, बावजूद से कि इलेक्शन कमीशन ने कल कह दिया है कि जी जो मर्जी जिसको वोट दे PTI का बंदा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर PTI का बंदा वोट कर देता है तो वो उस पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। इसके बावजूद PTI के लोग नहीं टूट रहे हैं। अभी मेरी पेशावर में कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ पेशावर में स्पीकर हाउस में तकरीबन तमाम PTI के जो MPs हैं वो जमा हैं, सब यकजा हैं, इकट्ठे हैं, कोई टूटने वाला नहीं है।
इसीलिए वो चाहते हैं कि इस कार्य खैर को जल्द अज जल्द सरअंजाम दिया जाए। तो आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी DGI-SPR की, उसके बाद PTI अब थोड़ा जल्दी में दिखाई देती है और चाहती है कि ये हो जाए। मैंने अभी चेक किया, अभी जब लेटेस्ट 12:15 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया तो मैंने चेक किया और मैं कुछ देर से इंतज़ार भी कर रहा था कि ऐसा ना हो कि इस दौरान ही खबर आ जाए। और अभी मैं टीवी पे भी मेरी नज़र है कि इस दौरान खबर आ ही ना जाए कि इजलास बुला लिया गया है। लेकिन अगर रात को ना बुलाया गया तो सुबह बुला लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है कि इजलास बुलाया जाए, क्योंकि गवर्नर साहब तो इस्तीफ़ा कबूल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो उसको डिले कर रहे हैं, ताखीर का शिकार कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि सुहेल आफरीदी का नाम तब्दील किया जाए। एक जो जिद है वो ये है कि सुहेल आफरीदी का नाम तब्दील किया जाए। सुहेल आफरीदी का नाम क्यों तब्दील करवाना चाहते हैं? इसलिए कि उनका ताल्लुक भी कबायली इलाकों से है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़्यादा मामला चल रहे हैं वो कबायली इलाकों में ही चल रहे हैं। यानी अगर ऑपरेशन का मामला हो दहशतगर्दों के खिलाफ तो वो कबायली इलाकों का मामला है, अगर मादनियात का आने वाले दिनों में इशू बनेगा तो वो कबायली इलाकों का इशू है। अच्छा, अभी मैंने वीलॉग लोका, मुझे जो मेरा सोर्स है उसकी कॉल आ रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अभी शायद इजलास ना बुलाने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन चलें, अगर अभी नहीं बुलाते तो सुबह बुला लेंगे बहरहाल। लेकिन गौर इसी बात पे हो रहा है, खबर मेरी जो बुनियादी खबर है वो ये है कि गौर इसी बात पर हो रहा है कि इजलास जल्द अज जल्द बुला कर इस काम को निपटाया जाए, और कैसे निपटाया जाए इस पर बात हो रही है। अब मैं वहीं से बात दोबारा जोड़ता हूँ जहाँ से मैं पहले कर रहा था कि असल मसला अटका हुआ है सुहेल आफरीदी पे। मसला इस बात पे नहीं है कि PTI का चीफ मिनिस्टर नहीं आना चाहिए, मसला इस बात पे कि सुहेल आफरीदी को नहीं आना चाहिए। और सुहेल आफरीदी के बारे में जो तरह तरह की चीज़ें हुई, मैं आज प्रेस जो DGI-SPR का प्रेसर ना होता तो मैंने इस पर बात करनी भी थी कि ये जो कल से गुफ्तगू हो रही है कि इनका क्या कारोबार है। किसी ने कहा चर्च का कारोबार है, किसी ने कहा गारमेंट्स का कारोबार है। मैंने इसको चेक किया तो मुझे पता चला कि इनका गारमेंट्स का कारोबार भी नहीं है। यानी चर्च तो छोड़िए, ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं इनका गारमेंट्स का कारोबार भी नहीं है। गारमेंट्स का कारोबार कारखानों मार्केट में इनके चचा और इनके कजन्स करते हैं, और ये कभी कभी वहाँ पर जाके बैठा करते थे या उनका हाथ बढ़ाने के लिए, या वैसे ही जैसे आप कजन्स के पास बैठते हैं तो ये वहाँ पाए जाते थे। लेकिन इनका अपना कोई उस कारोबार में हिस्सा नहीं है जो गारमेंट्स का कारोबार है, जिसमें इनके चचा और चचा के बेटे जो कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो उनका जो है वो जैकेट्स या इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनका अपना कोई कारोबार नहीं है। दूसरा, इस्लामाबाद में ये प्रॉपर्टी का काम करते रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का काम भी बतौर इन्वेस्टर नहीं करते रहे। ये करते रहे हैं बिल्कुल छोटे लेवल पे कि इधर से प्लॉट दिया उधर बेच दिया, बीच में से कमीशन रख ली, या उसका प्लॉट उसको बिकवा दिया, बीच में से कमीशन ले ली। तो जैसे कमीशन एजेंट होता है, प्रॉपर्टी डीलर होता है, उस तरह का ये कुछ काम करते रहे, लेकिन वो भी स्ट्रगलिंग फेज में रहा हमेशा। इसके अलावा इनके बड़े भाई जो हैं वो आमिर और नवीद, ये गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक काम करते थे, लेकिन उसमें वो भी इन्वेस्टर नहीं थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो गाड़ियाँ खरीदें और फिर बेचें, बल्कि वो गाड़ी इधर से खरीदी, इधर से ली, उधर बेच दी, उसकी गाड़ी उसको बेच दी और बिजनेस से कमीशन रख ली। इनके भाइयों का भी इसी नौइयत का काम है। तो मजमूई तौर पर ये गरीब फैमिली थी। और जिस वक्त ये इलेक्शन लड़ रहे थे सुहेल आफरीदी साहब, उस वक्त एक वक्त आया कि ये डिफ़ॉल्ट कर गए, या इनके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, और इलेक्शन की रात पोलिंग एजेंट्स को देने के लिए, या खाना मैनेज करने के लिए, या ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स को हायर करने के लिए इनको तकरीबन 50-60 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और इनके पास वो 50-60 लाख रुपए नहीं थे। एक आध गाड़ी इन्होंने कोई बेची और उससे कुछ इब्तदाई तौर पर काम चलाया था। लेकिन उस दिन रात को ये बहुत परेशान हुए, और एक मीटिंग में तो इनके हल्के के लोगों ने बहुत सख्त तनकीद की और कहा कि तुम्हें पता है कि इलेक्शन लड़ना पैसे वाले का काम है, तो फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने टिकट ही क्यों लिया, अब तुम ये सीट हरवाओगे। क्योंकि इनके मुखालिफ उम्मीदवार जो थे, शाहजी गुल का बेटा मेरा ख्याल है इनका मुखालिफ उम्मीदवार था, और वो करोड़ों अरबों रुपए की असामी है, और वो पैसा पानी की तरह बहा रहा था। तो इन पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि तुमने टिकट लिया ही क्यों है। बल्कि एक दोस्त के कंधे से लग के इनकी आवाज़ भर आई, और इनका थोड़ा सा ये दुखी हो गए कि यार मुझे इतना जो है वो मेरे हाथ इतना परेशान है, तंग है कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, और सारे दोस्त मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। तो फिर वहाँ नूरुल हक कादरी साहब के साथ एक मीटिंग हुई और ये मसला उनके सामने पेश किया गया। तो नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि परेशान ना हो, इस मसले का हल निकालते हैं। फिर जितने तमाम दोस्त हैं हल्के में, और इनके अपने ज़ाती दोस्त भी थे, उन सब से गुजारिश की गई कि वो 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के इंतज़ाम करें। तो किसी ने 2 लाख का इंतज़ाम किया, किसी ने 4 लाख का इंतज़ाम किया। चंदा करके सुहेल आफरीदी को इलेक्शन लड़वाया गया। वो चंदा जमा हुआ, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 4 लाख दिया, किसी ने 6 लाख दिया, किसी ने 3 लाख दिया। तो इस तरह से पैसे का इंतज़ाम करके सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद भी उनका कोई कारोबार नहीं है। आज उनकी जो सैलरी है उसी सैलरी पर इनका घर चलता है, और वो किराए के घर में रहते हैं। तो अब ऐसा शख्स जो है सुहेल आफरीदी, उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत सिर्फ ये है कि वो
उसका कोई बैगेज नहीं है, उसका एक ख़ास मौक़िफ़ है, तगड़ा मौक़िफ़ है और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है या डटा हुआ है और उसके कोई माली मुफादात ही नहीं है। होता है ना, कारोबारी मुफादात होते हैं, आप डरते हैं कि मेरा कारोबार ना बंद हो जाए, मेरी जो है वो कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो एक बंदे के पास खोने के लिए है ही कुछ नहीं, तो वो अपने मौक़िफ़ से क्यों पीछे हटेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इनकी शख्सियत का पहलू है। तो सुहेल आफरीदी जो हैं वो इमरान खान, अभी इमरान रियाज खान को मैं सुन रहा था, उन्होंने खबर दी कि इनको बुलाया गया और कहा गया कि आप हमसे आगे मिले, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं पहले इमरान खान से मिलूंगा और उनसे इजाज़त लूंगा, अगर इजाज़त मिली तो आपसे मिलूंगा। तो अब इस तरह का जो शख्स है वो ज़ाहिर है उसको कबूल करना आसान नहीं होता। सुहेल आफरीदी के साथ ये वाला जो है वो प्रॉब्लम है। तो आज जो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, अगरचे उसका जवाब जो है वो अब पीटीआई के लोग दे रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब का एक वायरल क्लिप चल रहा है जो उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था। उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान के सामने ये प्रपोजल जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने पेश किया था और कहा था कि जी इनको दोबारा एडजस्ट किया जाए और ला के बसाया जाए। तो पीटीआई के कई मिनिस्टर्स ने इस पर एतराज़ किया था, मुराद सईद भी उसमें शामिल थे, और एतराज़ किया था कि इन लोगों को दोबारा ना बसाया जाए और अमन ख़राब होगा। फिर पीटीआई की हुकूमत चली गई, इमरान खान को बेदखल कर दिया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और ये काम शहबाज शरीफ की हुकूमत में सरअंजाम पाया। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं अपने फैक्ट्स को दुरुस्त करें, और उनका ये क्लिप काफ़ी वायरल है। इसी तरह से मुराद सईद ने भी इस मामले की वजाहत की और कहा है कि ये हमने जो है नहीं किया और हम तो इसके मुखालिफ थे। आज जो फरजाना अली एक सहाफ़ी हैं पेशावर से, उन्होंने जो सवाल किया था DGISPR से, जिनका सवाल काफ़ी ज़ेर गर्दिश और ज़ेर बहस भी रहा, उसमें उन्होंने भी यही पूछा था कि भाई ये तो फैज़ हमीद का कारनामा था और फैज़ हमीद भी अपने तौर पर नहीं कर रहे होंगे, ज़ाहिर है अपने आर्मी चीफ की मुशावरत से कर रहे होंगे। तो ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया, तो इसमें आप एक शख्स को मोर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो कंटेंट था गुफ्तगू का, उस पर पीटीआई एतराज़ भी कर रही है और पीटीआई अपने जवाब भी दे रही है और कह रही है कि ये मलबा सारा पीटीआई के ऊपर डाल देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये रियासत का फैसला था और रियासत का फैसला जब गलत साबित हुआ तो उसको अब इमरान खान के खाते में डाला जा रहा है। हालांकि ये रियासत का फैसला था, सही था या गलत था, ये रियासत का फैसला था। आज इस मामले को वो समझते हैं कि बेहतर हिकमत अमली के साथ डील करने की ज़रूरत है। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इजलास जारी है और इस वक्त तक भी इजलास जारी है। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हो रही है, वो कहते हैं कि जी आज इजलास बुलाया जा सकता है रात को ही 2 बजे, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ये शायद हतमी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पा रहे कि आज रात को ही इजलास बुला लिया जाए। लेकिन बहरहाल पीटीआई अब इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच रही है कि इजलास को जल्द अज जल्द बुलाना चाहिए और जल्द अज जल्द इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाकर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब अमल में लाया जाना चाहिए। अब मैं आखिर में सिर्फ आपको ये बता दूं कि फ़र्ज़ कीजिए कि डिले हो जाता है मामला, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इंतखाब ताख़ीर का शिकार हो जाता है, अपोजिशन तरीके से एतमाद ले आती है, गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते, इंतखाब 2-3 हफ्ते के लिए टल जाता है, तो देखें ये फैसला क्या है इमरान खान ने। आप इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पर्सपेक्टिव से देखें, जहां इमरान खान खड़े होकर देख रहे हैं वहां से देखें, तो इसमें पीटीआई का तो कोई नुकसान नहीं है, इमरान खान का तो कोई नुकसान नहीं है। अगर 2-4 हफ्ते डिले होता है तो 2-4 हफ्ते रोजाना टीवी टॉक शोज का मौजू यही होगा, सुहेल आफरीदी, नए चीफ मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पीटीआई, इमरान खान, यही मौजू होगा। तो अगर ये 2-4 हफ्ते के लिए टल जाता है इंतखाब, तो इमरान खान को तो ये फिर भी सूट करता है, और अगर इस पर शबखूर मार दिया जाता है और कोई जोर जबरदस्ती करके कुछ और करने की कोशिश करता है, तो पीटीआई को ये भी सूट करता है। क्यास होगा, बेचैनी होगी, परेशानी होगी, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी, तो उस पर अवाम का रद्द-ए-अमल होगा, ये भी जो है वो, और इमरान खान और हीरो हो जाएगा अगली मरतबा, तो शायद 2 सीटें भी कोई और ना जीत सके। लेकिन इसका इम्कान मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि इसका कोई रास्ता मौजूद नहीं है। 19, 20, 21 लोग टूटने के लिए तैयार नहीं हैं और हुकूमत अपोजिशन के पास अपना वज़ीर आला लाने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो ये कोशिश करते भी हैं और इस ऑप्शन पे जाते भी हैं और एक अपना मुतफ़िका उम्मीदवार लाकर एक चहल पहल होती भी है, तो अगेन ये एक मौजू है। तो इमरान खान को क्या चाहिए? इमरान खान को तो यही डिस्कशन चाहिए। इमरान खान को तो वो जो इमरान खान को आप रेलेवेंट करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि आइसोलेशन में डाल दिया जाए, जिसको आप चाहते हैं कि उसको नहीं जेल भेज दिया जाए, जहाँ सारे राब्ते काट दिए जाएँ, तो ये सब कुछ अगर होता है तो आप सोचें कि इमरान खान जो है वो जहाँ आप उसको लाताल्लुक़ करना चाह रहे हैं, वो ये सारा कुछ अगर होता है, तो इसमें तो इमरान खान फिर रेलेवेंट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर सुहेल आफरीदी आ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट इमरान खान के लिए, ये तो और ही उनकी एक सक्सेस होगी। तो ये तमाम पहलू हैं, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
गिर्द ही घूम रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।